हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स का सेकंड प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है, सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग का होता है। क्वेश्चन लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, श्वेत प्रकाश की एक किरण, श्वेत प्रकाश की एक किरण, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार, कांच के बने त्रिभुजाकार, कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है, प्रिज्म से गुजरती है, प्रिज्म से गुजरती है। प्रिज्म से गुजरती है। गुजरती है। सबसे अधिक विक्षेपण, सबसे अधिक विक्षेपण, सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होता है। ऑप्शन दिया है, लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, बैंगनी, और डी दिया है पीला। तो देखेंगे सबसे अधिक किस रंग का विक्षेपण होता है। तो देखेंगे रॉय गिव से ROYGBIV। इसमें सबसे कम होता है लाल रंग का, सबसे कम, और सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का, सबसे अधिक बैंगनी रंग का। तो ऑप्शन क्या सही होगा, बैंगनी। बैंगनी। क्या बताएंगे, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है, सबसे अधिक किस रंग का विक्षेपण होता है। तो बताएंगे बैंगनी रंग का। अगर सबसे कम पूछा जाता तो बताते लाल रंग का विक्षेपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान कैसा दिखाई देता है। मतलब पृथ्वी से देखने पर आसमान कैसा दिखाई देता है। एक तो सूर्योदय के समय और दूसरा सूर्यास्त के समय। सूर्योदय तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय
समय क्षितिज से, क्षितिज का मतलब पृथ्वी से, धरती से आसमान दिखाई देता है, आसमान दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है श्वेताभ, श्वेताभ। बी है रताभ, रक्ताभ। सी है नीलाभ और डी है कसनाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। लिखा है अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी बिंदु से पुनः गुजरती है। किस बिंदु से? ऑप्शन दिया है दर्पण का ध्रुव, दर्पण का फोकस, दर्पण का वक्रता केंद्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु से, स्थित किसी बिंदु से, किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण, प्रत्येक प्रकाश की किरण प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी बिंदु से पुनः गुजरती है, वापस उसी बिंदु से पुनः गुजरती है, उसी बिंदु से पुनः गुजरती। ऑप्शन दिए हैं दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के फोकस से या दर्पण के वक्रता केंद्र से या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की प्रत्येक किरण, प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी बिंदु से गुजरती है। तो किस बिंदु से गुजरेगी? तो बताएंगे वक्रता केंद्र से गुजरेगी। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है और कह रहा है इस पर स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, गुजरने वाली प्रकाश की किरण, ये कोई प्रकाश की किरण गुजरी और टकरा करके कहाँ से आएगी? वक्रता केंद्र से आएगी। तो इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना होगा? किसी वस्तु का सीधा आभासी, सीधा आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब
वह वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना होगा। लेंस का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन दिए हैं उत्तल, अवतल, समतल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे किसी वस्तु का सीधा आभासी एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना होगा। तो बताएंगे अवतल लेंस का, क्योंकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है, आभासी बनता है, वह वस्तु से छोटा बनता है। तो आंसर होगा इसका अवतल। अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक वैद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 5, एक वैद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की इकाई होती है। धारा की इकाई होती है। इकाई होती है। क्या होती है? तो धारा का मात्रक क्या होता है? I बराबर Q/T होता है। Q बराबर क्या होता है? आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकेंड। तो कूलाम प्रति सेकेंड होता है और एम्पियर होती है। एम्पियर होती है। आंसर होगा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, समान प्रतिरोध वाले 3 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनके परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कितने गुना अधिक होगा। समान प्रतिरोध वाले 3 समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितने गुना होगा। प्रत्येक प्रतिरोध के प्रत्येक प्रतिरोध से प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितने गुना होगा। ऑप्शन दिया है 1/3, आधा, 2 गुना या 3 गुना। कह रहा है समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध। अच्छा, अगर प्रतिरोध समान है, 3 प्रतिरोध हैं और प्रतिरोध समान है, मतलब R का मान R1 बराबर R2 बराबर R3 के। अब तीनों प्रतिरोध समान है, जब तीनों प्रतिरोध समान है तो एक की जगह पर हम R1 की जगह पर R2 और R3 को रख सकते हैं। तो लिख देंगे R1 + R2 +
R3, ये R के बराबर है, इसका मान 1 के बराबर कर देंगे, चाहे R सबकी जगह पर A1 R1 लिख दें या सबकी जगह पर R2 लिख दें या सबकी जगह पर R3 लिख दें। तो यहाँ R1 प्लस R1 प्लस R1, R बराबर 3R1 होगा, R बराबर 3R1 होगा। ऐसे R बराबर 3R2 होगा, ऐसे ही R बराबर 3R3 होगा। तो कह रहा था क्वेश्चन में, समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितने गुना होगा। तो बताएंगे प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से 3 गुना होगा। आंसर 3 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक सीधे धारावाही वैद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा। एक सीधे धारावाही वैद्युत चालक के चारों ओर चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा। ऑप्शन दिया है सरल रेखीय में, त्रिभुजाकार में, चतुर्भुजाकार या वृत्ताकार में। दिया है एक सीधे धारावाही वैद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा। कैसा? सरल रेखीय में या फिर त्रिभुजाकार में या चतुर्भुजाकार में या वृत्ताकार में। तो इसका ऑप्शन सही होगा वृत्ताकार में। वृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपवर्तन के नियम लिखिए। तो बताएंगे अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला क्या होता है? पहला नियम है अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। सेकंड नियम है अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो लिखेंगे क्वेश्चन है अपवर्तन के नियम लिखिए। अपवर्तन के नियम लिखिए। आंसर अपवर्तन के नियम लिखिए। आंसर है अपवर्तन के प्रमुख 2 नियम हैं। अपवर्तन के प्रमुख 2 नियम हैं जो इस प्रकार हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब
बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। सेकंड नियम क्या है बताएंगे? आपतन कोण कीजिए, आपतन कोण कीजिए साइन आई, अपवर्तन कोण कीजिए, अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो क्या होगा? आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये है स्नेल का नियम, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। तो यही दो नियम हुए। एक पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण कीजिए साइन आई और अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? 1n2 = sin i by sin r। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा। आँख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? आँख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे का आँख की आँख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? आँख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? तो बताएंगे, प्रकाश को उसके मार्ग से मोड़ने की क्षमता, नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश को उसके मार्ग से मोड़ने की क्षमता आँख की या नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। आंसर लिखेंगे, नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश को उसके मार्ग से मोड़ने की क्षमता नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र की समंजन
संवेदन क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो लिख देंगे क्वेश्चन, दूसरे का खा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। क्षमता की गणना कीजिए। ये निकालना 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। फार्मूला था P बराबर 100/F। P बराबर 100/F। काट दो, 50 दूना 100, 2 डायोप्टर आएगी। P का मान 2 डायोप्टर। यही आंसर। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो 100/F लिखेंगे, अगर मीटर में है तो 1/F लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तीसरे का नंबर। उसमें कहा गया है ओम के नियम को लिखिए और उसके सूत्र को स्पष्ट रूप से समझाइए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ओम के नियम को लिखिए। ओम के नियम को लिखिए। ओम के नियम को लिखिए तथा इसके सूत्र को स्पष्ट रूप से समझाइए। स्पष्ट रूप से समझाइए। तो देखेंगे ओम का नियम क्या होता है। हेडिंग डालेंगे ओम का नियम। ओम का नियम। ओम का नियम क्या है बताएंगे। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप हो, दाब हो या सांद्रता आदि अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों के मध्य लगने वाला विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, सांद्रता आदि अपरिवर्तित रहें
तो चालक के सिरों के मध्य लगने वाला विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः V अनुक्रमानुपाती I के V बराबर कांस्टेंट हटाएंगे तो R आएगा। V बराबर IR। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं। इसे ही ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युतीय प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन क्या है, इसका सूत्र समझाइए। तो क्वेश्चन लिखेंगे, वैद्युतीय प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन क्या है, सूत्र समझाइए। तो इसमें बनाएंगे फिगर। R1 R2 R3 और इसका जो विभवांतर होगा V1 होगा, V2 होगा और V3 होगा। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है I एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये बैटरी है और ये कुंजी है। R1 सिरे का जो विभवांतर होगा V1 होगा, R2 सिरे का विभवांतर जो होगा V3 होगा। तो लिखेंगे R1 लिखेंगे ओम के नियम से, V बराबर IR होता है। जब पहले सिरे के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा V1 बराबर IR1। इसमें धारा समान है क्योंकि धारा श्रेणी क्रम में बह रही है, परंतु प्रतिरोध का मान अलग अलग होगा। V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3, तीनों समीकरण को जोड़ देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर IR1 प्लस IR2
प्लस IR3। V1 V2 V3 को जोड़ेंगे तो V आएगा, V बराबर I कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा R1 R2 और प्लस में R3। V बराबर होता है IR के, V बराबर होता है IR के, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट जाएगा तो बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही फार्मूला निकालना था। क्वेश्चन नंबर है 4। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझाइए। हाथ का नियम समझाइए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझाइए। इसमें जो मध्यमा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और जो तर्जनी है वह प्रेरित धारा की दिशा में, प्रेरित धारा की दिशा में, और जो अंगूठा है वो बल की दिशा में, बल की दिशा में। बताएंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। तो अपने बाएं हाथ को ऐसे करेंगे। यदि हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हो, कहने का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना हो, तो चुंबकीय जो तर्जनी हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, अंगुष्ठ तर्जनी जो अंगुष्ठ के सामने वाली, अंगुष्ठ के पास वाली जो उंगली है उसे तर्जनी कहते हैं, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा बल की दिशा में होता है, तो अंगूठा बल की दिशा में होता है, अर्थात बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो लिखेंगे यदि हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई उंगलियां फैली हुई उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हो, दूसरे के लंबवत हो, जिसमें मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और तर्जनी प्रेरित धारा की दिशा में,
धारा की प्रेरित धारा की दिशा में हो तो अंगूठा चालक के बल के गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो अंगूठा चालक के बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहलाता है। बाएं हाथ का नियम कहलाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहलाता है। ये बना है फ्लेमिंग के बायां हाथ। फ्लेमिंग का बायां हाथ। और इसमें ऐसे दिखा सकते हैं। मध्यमा थी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो ये क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र। और ये धारा होगी प्रेरित धारा, तो लिख देंगे प्रेरित धारा। और ये बल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम क्या है, समझाइए।